डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन माय क्लास। आज का सेशन शुरू करते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 1.8 से। क्वेश्चन इज दैट 2 point charges QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. You have to find what is the electric field at the midpoint O of the line joining the two charges. And second thing you have to find is B, that is if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 raised to minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? Okay, so first of all I will explain you the question. So question में क्या दिया गया है? We have two charges. Okay, just first try to understand the figure. We have two charges, QA which is plus 3 microcoulomb and QB which is minus 3 microcoulomb. So QB is negative, QA is positive. They are separated by 20 centimeter, that is equals to 0.2 meter. Okay. Now O is the midpoint of the line joining A and B. Okay. Now first thing you have to find electric field at point O. Okay. यहाँ electric field find करना है. Okay. So and second thing पार्ट बी में फाइंड करना है कि इफ वी प्लेस चार्ज Q which is minus 1.5 into 10 raised to minus 9 coulomb, then how much force will be experienced by this charge. Okay, so first of all we will try first part, that is net electric field at point O. Okay, now पहले ये सोचना है कि point O पर कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. इसके आसपास में जितने भी चार्जेस है वो प्रोड्यूस करेंगे. ओके, जो चार्ज उसके खुद पर है, मतलब O पर जो चार्ज है वो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अनडिफाइंड. ओके, सो इसके सिवा कौन से चार्ज बचे? QA एंड QB. दिस टू चार्जेस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O. ओके, तो पहले हम उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद में हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. ओके, सो कहाँ पर फाइंड करनी है डायरेक्शन? पॉइंट O पर. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो बनाते हैं वेक्टर वो O से स्टार्ट होगा. ओके, सो पहले किसका देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस चार्ज QA. सो इसको हम मेंशन करेंगे EOA, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A. ओके, सो उस टाइम क्या करना है? मैंने क्या बोला था? B को भूल जाओ. ओके, सो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे फ्रॉम पॉजिटिव. सो इससे अवे जाने वाली डायरेक्शन. ओके, तो अब दूसरी बात क्या दिमाग में रखनी है? कहाँ से एरो स्टार्ट होगा? O से स्टार्ट होगा. सो O से एक एरो इस तरफ जा सकता है, एक एरो इस तरफ जा सकता है. ओके, सो अब A से दूर जाने वाली डायरेक्शन देखनी है. सो यहाँ से यहाँ जाएगा, वो A से दूर जा रहा है. अगर हम इस तरफ एरो ड्रॉ करेंगे तो A के पास में आ रहा है. हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. सो A से अवे जाने वाला. सो A से अवे जाने वाला शुरू कहाँ से करना है? O से ही करना है. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू A, right? Okay, now there is turn for this charge QB. Okay, QB कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इसके लिए इसको भूल जाओ. ओके, उसका भी एरो कहाँ से ड्रॉ करना है? O से ही ड्रॉ करना है. क्यों O से ड्रॉ करना है? क्योंकि हम O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ओके, सो नाउ QB विच चार्ज इट इज? इट इज नेगेटिव चार्ज. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? Try to recall, it is towards the negative charge. Okay, so B का इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ आएगा. तो यहाँ अपनी तरफ B की ओर जाने वाला एरो चाहिए. सो आई कैन ड्रॉ वन एरो हियर ऑल्सो. ओके, O से शुरू होके यहाँ तक. दिस विल बी, आई कैन ड्रॉ इट एज EOB. एक पर ही आप दोनों दिखा सकते हो. आपको समझ में आया इसलिए मैंने दो अलग ड्रॉ किए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B. सो नाउ what can we understand from this? This EOA and EOB, they are in the same direction. Both the electric fields
are in the same direction. Okay, now direction मिल गई. अब किसकी बारी है? Yes, we have to find magnitude, right? So this A and B both are point charges, so we have to use the formula for electric field due to point charge. Can you recall? Electric field due to point charge, it is kq by r square. Okay, so using that formula we will find electric field at point O. So first of all we will find EOA. So EOA is equals to K QA upon R square. KQ by R square. कौन सा Q लेना है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ए वाले चार्ज की. सो वी हैव टू यूज QA अपॉन R स्क्वायर. ओके, R क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन एंड सोर्स चार्ज. कौन सा पॉइंट है हमारा? O. O is point under consideration and who is the source charge? QA. So distance between, or you can say distance between O and A. Okay, so put the value 9 into 10 raised to 9. QA, it is given, it is 3 into 10 to power minus 6. Okay, and R, distance between O and A. So ये पूरा चार्ज हम पूरा डिस्टेंस 0.2 मीटर है और O is the midpoint, so half हो गया. So distance between A and O is 0.1 meter. Similarly, distance between B and O is also 0.1 meter. I have mentioned it here, right? Okay. So it is 0.1 square. So by calculation, we can get EOA is 2.7 into 10 to power 6 Newton per Coulomb. Okay, what is the direction of EOA? From O to B. So I have mentioned it as along vector OB, right? In the same way, now I have to find EOB. EOB will give me electric field at point O due to charge at B, right? So EOB is equals to KQB upon R square. Simply I have to put the values. Then calculation says that it is also 2.7 into 10 to power 6 Newton per Coulomb. Keep in mind, unit of electric field is Newton per Coulomb. Again, what is the direction? It is also along OB. So along OB. Okay. Now, so we have two electric field. Both the electric fields are in the same direction. Okay. Now, what? So to find net electric field, what we should do? Superposition principle क्या कहता है? When more than one electric field are present, net electric field equal to vector summation of individual electric fields, right? Okay, so vector EOA plus vector EOB. हमें vector summation लेना है, but यहाँ क्या देखा? दोनों same direction में है. So when two vectors are in the same direction, vector summation is equal to simply addition of new magnitudes. Okay, क्योंकि एंगल कितना होगा? 0 होगा. So by simply adding we can get the resultant one. So दोनों की वैल्यू रख दी. Okay, so by putting the values we can get the resultant value of E. So it comes out to be 5.4 into 10 to power 6 Newton per Coulomb. Okay, दोनों की डायरेक्शन along OB है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन B along OB ही होगी. ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. ओके, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? यहाँ if we place charge Q that is 1 minus 1.5 into 10 raised to minus 9 Coulomb, how much force it will experience. ओके, इसका फोर्स निकालना है. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ कौन फोर्स लगाएगा? दिस चार्ज एंड दिस चार्ज. यू कैन यूज Coulomb's law एंड टू फोर्सेस यू हैव टू फाइंड. जैसे टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए, इसी तरह से दो फोर्स फाइंड करो, दोनों फोर्स का वेक्टर समेशन करो, यू कैन गेट द नेट फोर्स. इट इज़ वन मेथड. ओके, सेकेंड मेथड वी कैन यूज द फॉर्मूला F is equals to QE, because we know that whenever a charge is placed in electric field, that charge will experience force F equal to QE. So easily हम एक ही स्टेप में वो निकाल सकते हैं. So we will use that second method. Okay. So
charge QO is placed in electric field vector EO. Hence, force acting on it is F is equals to Q into E. Just put the values 1.5 into 10 raised to minus 9. See, once again, यहाँ मैं क्या लेती हूँ, मैग्नीट्यूड ही लेती हूँ. सो मुझे चार्ज की साइन नहीं रखनी है. बी केयरफुल. ओके, सो QO is 1.5 into 10 raised to minus 9. And magnitude of E we have calculated, it is 5.4 into 10 to power 6. Then I get F equal to 8.1 into 10 raised to minus 3 मीटर. मैग्नीट्यूड मिल गया. अब ये नेट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है. डायरेक्शन कैसे निकालें? सो रिमेंबर दैट whenever we have positive charge experience force in direction of electric field, while negative charge experience force in direction opposite to electric field. ओके, सो हमारा चार्ज क्यू की कैसा था? नेगेटिव था. क्वेश्चन में दिया है वो नेगेटिव है. सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अलोंग ओ बी है. देन फोर्स विल बी अलोंग ओ ए. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, so force will be opposite direction, that means from O to A. Okay, that's why we can say that the net force will be along OA. So I can say that the net force is along OA. So I can say that vector FO equal to magnitude is 8.1 into 10 raised to minus 3 Newton, and it is along OA. Okay, so this is my question number 1.8. ये बात समझ में? क्या करना था? दो चार्जेस थे, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था. सो दोनों का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया. एंड देन वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स मी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. करेक्ट? ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. लेट अस स्टार्ट इट. क्वेश्चन नंबर 1.9. It says that a system has two charges QA equal to 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb and QB equal to minus 2.5 into 10 to power minus 7 coulomb located at points A 0, 0, minus 15, that means 0, 0, minus 15 centimeter, and point B which is 0, 0, plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? Okay. So let us understand it. Okay, ये तो बहुत इजी है. देखो क्या बताया है? टू चार्जेस है. वन इज एट पॉइंट ए, अनदर इज एट पॉइंट बी. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 0, minus 15. That means it is along z axis. See, x and y coordinates are 0, that means it is along z axis, negative z axis. This is 0, 0, 15, that means it is along positive z axis. So I have mentioned that this is my z axis, this is origin. Point A is 0, 0, minus 15, this is 0, 0, plus 15. Okay, point A पर चार्ज है QA, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है प्लस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम. सो ये चार्ज पॉजिटिव है. पॉइंट बी पर चार्ज है माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम. ओके, सो बी पर चार्ज नेगेटिव है. व्हाट वी वांट टू फाइंड? वी वांट टू फाइंड टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम. एंड सेकेंड थिंग, वी हैव टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक whether it is dipole. What is dipole? A system of two equal and opposite charges. Equal है, opposite है, so it forms a dipole, right? Okay, so उसका total charge निकालना है और उसके dipole moment निकालनी है. We know that total charge of a dipole is always 0. Why it is 0? Because positive negative charge cancel each other, so total charge of the system will be 0. And second thing, we have to find dipole moment. How can we find dipole moment? What is the formula? Try to recall. Dipole moment P is equals to 2AQ. What is 2A? Separation between two charges. So यहाँ पहले देख लेते हैं 2A क्या मिलेगा. That means separation between these two. बोलो कितना होगा separation?
ये -15 है, ये +15 है. So ये distance 15 plus 15. So separation between two charges is 30 centimeter, right? Separation is 30 centimeter, means 0.3 meter. Okay. So देखो, total charge of the system plus and minus, that is 0. Okay. Now dipole moment P is equal to 2AQ. 2A separation कितना मिला? 30 centimeter, which is equals to 0.3 meter. So 0.3 into magnitude of charge, it is 2.5 into 10 to power minus 7. So calculation gives me it is 0.75 into 10 to power minus 7. Dipole moment, what should be unit? 2A, that is in meter, Q is coulomb. So coulomb into meter, it is not centimeter, be careful. It is coulombs. This C is capital. Centimeter में क्या करते हैं? C and M both are small. Here C is capital, M is small. So it is coulomb meter. Okay. Now dipole moment है तो उसकी direction भी देखनी पड़ेगी. Okay. Direction of dipole moment is always from negative charge towards the positive charge. ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी. ओके, ये तो करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बड़े बड़े मार्क्स दिलाती है. सो डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. देखो हमारा नेगेटिव चार्ज कहाँ है? B पर है, पॉजिटिव चार्ज A पर है. सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम B टू A, राइट टू लेफ्ट. ओके, यहाँ से यहाँ जाएगी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो आई कैन से दैट it is along negative z axis, right? So here I can say that direction of P is from B to A, that is along negative z axis. So ये हुआ हमारा 1.9. बहुत इजी था ना. सिंपली क्या था? दो चार्जेस दिए थे, सेपरेशन दिया था, टोटल चार्ज फाइंड करो, डाइपोल मोमेंट फाइंड करो. Simply by putting the values you can get the answer. Correct? Okay. Now we have to proceed for next question, that is 1.10. Now question says that an electric dipole with dipole moment 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. आप सब लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठते हो? क्वेश्चन अपने पास होगा तो अच्छी तरह से समझ सकोगे. Okay, you have to keep your textbook with you. So ये भी एक हमारा बहुत प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन है. सिंपली क्या दिया हुआ है? एक डाइपोल है, उसकी डाइपोल मोमेंट दे दी है, उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है. कैसे रख दिया है? सच दैट एंगल बिटवीन E एंड P इज 30 डिग्री, राइट? देन इसके ऊपर क्या बीत रही है, कौन सा टॉर्क लग रहा है, ये हमें फाइंड करना है. Okay, so torque find करना है. All of you know the formula for torque. Torque is equals to PE sin theta. Simply you have to put the values. P की वैल्यू दी है, E की वैल्यू भी दी है, sin theta, that means sin 30. Sin 30 is 1 by 2. So PE into 1 by 2, that gives me 10 to power minus 4. Unit, don't forget unit. If your unit is wrong, or if you haven't put the proper unit, your half mark will be deducted. Be careful. Okay, so 10 to power minus 4 कितना मिला है? Unit Newton into meter. So unit of torque is Newton meter. Okay, ये सब कुछ धीरे धीरे आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है. एग्जामिनर्स को एक भी चांस नहीं देना है मार्क्स कट करने के लिए. ओके, सो ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखते जाओ, इसको इम्प्लीमेंट करते जाओ. एज द टाइम पासिस यू विल गेट हैबिचुएटेड. कोई भी क्वांटिटी लिखोगे तुरंत याद आएगा कि इसका यूनिट क्या है. सो यू हैव टू बी अलर्ट वेल पुटिंग द यूनिट, राइट? सो 1.10 भी हो गया, बहुत ही छोटा सा. नाउ देयर इज टर्न फॉर 1.11. सो ये भी बहुत आसान है, क्वांटाइजेशन का यूज करना है. देखो क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 1.11, द पॉलीथीन पीस rubbed with the wool
is found to have a negative charge of 3.2 into 10 to power minus 7 coulomb. Okay, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इन लोगों ने 3 इंटू 10⁻⁷ दिया है. यू हैव टू मेक अ करेक्शन. एक्चुअली इट शुड बी 3.2 इंटू 10 to power minus 7. Okay. Estimate the number of electrons transferred from which to which. And second thing, is there a transfer of mass from wool to polythene? Okay. Let us understand. Okay. क्या किया है हमने, हमारे पास एक पॉलीथीन थी और वूल था, दोनों को रब किया. When a polythene and wool are rubbed with each other, it was found that charge on the polythene was minus 3.2 into 10⁻⁷ coulomb. Okay, polythene has negative charge. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. Okay, so कितना magnitude of charge was 3.2 into 10 to power minus 7. Okay, then they have asked you how many electrons are transferred. So actually what happens, polythene और wool को rub किया, wool has lose the electron and polythene has gain the electron. So कुछ इलेक्ट्रॉन वूल में से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो गए. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो ये पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. सो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो हमें फाइंड करना है. एन इज टू बी ऑब्टेन. एंड सेकेंड थिंग, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास. ओके, सो एक तो एन फाइंड करना है और ये भी पूछा है कि कहाँ से कहाँ गए इलेक्ट्रॉन, पॉलीथीन में से वूल में गए या वूल में से पॉलीथीन में गए. सिंपली यहाँ मेंशन कर दिया है कि पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज है, सो छोटा बच्चा भी कह सकता है एज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, इट हैज़ गेन द इलेक्ट्रॉन. ओके, सो पॉलीथीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन, वूल विल लूज द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कहाँ से हुई, वूल टू पॉलीथीन, राइट. ओके, so how many electrons has been transferred? For that we can use the formula Q is equals to Ne. That means N is equals to Q by E. Q कितना है, 3.2 into 10 to power minus 7. E कितना है, E की वैल्यू पता है आप सबको, 1.6 into 10 to power minus 19. This gives me 2 into 10 to power 12. That means 2 into 10 to power 12 electrons has been transferred from, कहाँ से कहाँ जाएगा, wool to polythene. Okay, so as polythene has negative charge, it is clear that electrons has been transferred from wool to polythene. आई बात समझ में. Okay, now they have asked you, is there transfer of mass? Okay, mass का ट्रांसफर होता है या नहीं. Okay, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन खुद का मास तो साथ ही लेकर जाएगा ना, मास थोड़ा ही छोड़कर जाएंगे. सो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका मास ट्रांसफर हो जाएगा. सो वी कैन से दैट यस देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मास. ओके, यहाँ इन लोगों ने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर लें कि कितना मास जा रहा है, क्योंकि समटाइम्स in your entrance exam they can ask you how much mass is transferred when this polythene is gaining 3.2 into 10⁻⁷ coulomb charge. So आपको एक मेथड पता चले कि अगर मास ट्रांसफर फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड कर सके. सो कितना मास ट्रांसफर होगा, सो जितना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका टोटल मास. सो मास ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 into 10 to power 12 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास. ओके, टोटल मास कैसे फाइंड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 to power minus 31 kg है. सो 2 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, उनका टोटल मास कितना होगा, प्रोडक्ट कर लेंगे. ओके, सो इट गिव्स मी 18.2 इंटू 10⁻⁻19 kg. इतना मास ट्रांसफर होगा, कहाँ से कहाँ, वूल टू पॉलीथीन. ओके, नाउ यू कैन सी 18.2 into 10 to power minus 19 kg. Okay, that means this mass is very very small, but we can say that mass is transferring. Zero mass transfer ऐसा हम नहीं बोल सकते, mass transfer होता है even though it is very very small. Easy? Okay, फिर से देख लो क्या बोला था, पॉलीथीन और वूल को रब किया, पॉलीथीन के ऊपर कितना चार्ज है, 3.2 into 10 to power minus 7. कौन सा, नेगेटिव. ओके, यहाँ वी शुड मेंशन हियर नेगेटिव. ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं,
So Q is equals to Ne, make N subject, you get the number of electron. Second पूछा है, is there transfer of mass? Yes. कितना मास ट्रांसफर होगा? तो जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका टोटल मास. So number of electron multiplied by mass of one electron will give me total mass of all the electron. So this was 1.11. Now there is turn for 1.12. क्वेश्चन में बोला है, two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. And in second part, they have asked you what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half. वे पहले पार्ट ए करते हैं, उसका क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ. क्या है, हमारे पास दो स्फीयर हैं, स्फीयर ए, स्फीयर बी. They are separated by distance 50 centimeter, that is equals to 0.5 meter, right? Okay. Now इसके ऊपर है चार्ज क्यू ए, इसके ऊपर है चार्ज क्यू बी. दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम. नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. पहले देख लो कौन सा फोर्स लगेगा. दोनों का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव. सो देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन. सो कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वे हमें फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड इज गिवन, सेपरेशन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड फोर्स. सोचो सोचो. यस, वी कैन यूज कूलम्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी कैन से दैट force acting between two charge body is k q a q b upon r square. यहाँ हम इनको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं. सो जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज वी कैन गेट मैग्नीट्यूड ऑफ f एज 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन, राइट? सो ये फोर्स मिल गया. ओके. नाउ इन सेकेंड पार्ट दे हैव आस्क यू दैट इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इसका चार्ज डबल कर देना है, इसका चार्ज डबल करना है और सेपरेशन हाफ कर देना है. चार्जेस आर डबल एंड सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ. देन व्हाट विल बी न्यू फोर्स दैट वी हैव टू फाइंड. ओके. सो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? लेट अस से न्यू चार्ज ऑन स्फीयर ए इज क्यू ए डैश. सो क्यू ए डैश कितना है? डबल किया, दैट मीन्स 2 टाइम्स क्यू ए. सो इट इज 2 इंटू ओरिजिनल क्या था? 6.5 into 10 to power minus 7 coulomb. So 2 into 6.5 into 10 to power minus 7 coulomb. QB dash double than QB. So 2 into 6.5 into 10 to power minus 7 coulomb. Separation कितना हुआ? R dash is equals to R by 2. Original R कितना था? 0.5. So 0.5 by 2, that is 0.25 meter. Then what is the new force that we have to find? Now here you can solve this with help of two different methods. We will discuss both of them one by one. Okay. पहले क्या करते हैं? Simply by putting all this value you get the answer. Very simple. F dash is equals to K. K तो constant है, उसमें K dash नहीं होगा. Be careful. K dash into, sorry, not K dash but K. Q A dash Q B dash upon R dash square. सो सबकी वैल्यू रख दी. सबकी वैल्यू रखने से मुझे मिल रहा है इट इज़ 0.24 न्यूटन. ओके, ये एक बात हुई. ओके. अब दूसरी तरह में क्या करेंगे? इसको क्यू ए डैश है, हम लोग लिखेंगे इट इज़ 2 क्यू ए, क्यू बी डैश इट इज़ 2 क्यू बी एंड आर डैश इज़ आर बाई 2 होल स्क्वायर. सो ये क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4. ये 2 स्क्वायर दैट विल गिव मी 4. दैट 4 विल गो इन न्यूमरेटर. So it will become 16. 4 into 4, 16. 16 times K QA QB upon R square. Okay. Now K QA QB upon R square was nothing but K QA QB upon R square was nothing but my force
विच वॉज 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन. सो यहाँ मैं लिख सकती हूँ दैट एफ डैश so kqa qb upon r square is f, which is 1.5 into 10⁻² Newton. So I can say that f dash is equals to 16 times f, that is 16 into 1.5 into 10⁻², that is 0.24 Newton. Okay, हमने ये मेथड मैंने क्यों सिखाई? Because sometimes in your entrance exam or MCQ they can ask you that when this magnitude of charge is doubled and separation is half, then new force is f dash equal to dash times f. कितने टाइम्स है वो फाइंड करना होता है. ओके, सो कितने टाइम हुआ? इट इज 16 टाइम्स f. सो उस टाइम आपको ये सेकंड मेथड ही यूज करनी पड़ेगी. ओके, आर यू क्लियर? सो पहले ओके, लेट अस रिवाइज. क्या था? दो स्फीयर, दोनों का चार्ज सेम था, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सेपरेशन 0.5 मीटर था. उस टाइम व्हाट विल बी द फोर्स? सो फोर्स कूलम्स लॉ के मुताबिक फाइंड कर लिया. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में क्या पूछा? इसका चार्ज डबल कर दो, इसका चार्ज डबल कर दो, सेपरेशन को हाफ कर दो, देन व्हाट इज द न्यू फोर्स? सो सिंपली ये नया चार्ज निकाल लो, दोनों का नया डिस्टेंस निकाल लो, वैल्यू रख दो, आपको क्या मिल जाएगा? नया फोर्स. ओके, राइट. और सेकंड मेथड में क्या करना है? क्यू ए डैश क्यू बी डैश, यहाँ it is 2 times qa 2 times qb, separation is r/2, so it becomes 16 times k qa qb upon r square. So by doubling the magnitude and by making the distance half, new force becomes 16 times the original force. ओके, सो ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू हमने आगे से ले ली है. इट इज़ 1.5 इंटू 10⁻². तो उसको रखने से वी कैन गेट द फाइनल आंसर. यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड विच इज़ कंफर्टेबल टू यू. यहाँ तो कोई भी मेथड कर सकते हो. ओके, अब बारी है 1.13 की. देखो यहाँ मैंने क्या इस बार आज के सेशन में मैंने क्या किया है, सभी न्यूमेरिकल्स पेपर पर लिख कर रखे हैं. द रीज़न इज़ दैट आई वॉन्ट टू रिड्यूस द टाइम पीरियड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि जितना टाइम लंबा होगा आपको उतने ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा. ओके, बट यू हैव टू टेल मी कि ये मेथड आपको कंफर्टेबल है या नहीं. आगे के कल के वीडियो में मैंने क्या किया था, मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर रही थी. आज मैंने सॉल्व करके रखा है. आपके सामने करूँगी, टाइम ज़्यादा लगेगा. आपके पहले से करके रखती हूँ, टाइम कम लगेगा. विच मेथड इज़ कंफर्टेबल टू यू, यू हैव टू टेल मी विदाउट फेल. ओके, और एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये आंसर मुझे दे देना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1.13. Question says that suppose the spheres A and B in exercise 1.12, मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है उसके spheres have identical size, then a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? Okay, so करना क्या है? So initially both the spheres were having magnitude of the charge was 6.5 into 10⁻⁷ कूलम. QA QB दोनों का चार्ज कितना था? इतना था. ओके, नाउ एंड सेपरेशन बिटवीन देम वाज 0.5 मीटर. ओके, अब क्या किया, ये दोनों स्फीयर जो ऐसे ही थे अब थर्ड स्फीयर ले आए. थर्ड स्फीयर का वो कैसा था? चार्जलेस था. ओके, सो यहाँ मैंने पहला स्फीयर रख दिया. ओके, इसके ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज क्यू, उसको क्यू बोल दिया मैंने क्योंकि करने में ईजी हो जाए. ओके, सो स्फीयर ए हैविंग चार्ज क्यू. ओके, इस के साथ मुझे कांटेक्ट में किसको लाना है? स्फीयर सी, थर्ड स्फीयर, एंड ऑल दिस थ्री A, B एंड C आर आइडेंटिकल.
Okay, that means having same size and same mass. All of them are made from same material. Okay, but चार्ज सिर्फ क्या है, C का चार्ज 0 है. ओके, अब इन दोनों स्फीयर को हम कांटेक्ट में रखेंगे. देन क्या, व्हाट विल हैपन व्हेन two identical objects are brought in contact with each other, charge is equally distributed among them. याद आया? ओके, सो ए का चार्ज कितना था, Q. C का चार्ज कितना है, 0. दोनों को मिलाकर टोटल चार्ज क्या हुआ, Q plus 0. So total charge becomes Q. That Q will be equally divided among these two. तो दोनों पर कितना मिला, दोनों को मिलेगा Q by 2, Q by 2. So when these two are brought in contact, charge on A becomes Q by 2, charge on C becomes Q by 2. Okay? फिर यहाँ से C को उठा लिया और इसको कहाँ पर रखते हैं, B के साथ में. ओके, सो अब B ओरिजिनली क्या चार्ज था उसके ऊपर, Q था. ओके, इसके पास कौन आया, C के पास अब कितना चार्ज है, Q by 2. सो स्फीयर C having charge Q by 2 is brought in contact with B. Okay, then what happens once again, total charge will be equally distributed. Okay, अब देखना है कि टोटल चार्ज कितना होगा. इसका चार्ज कितना है, Q. इसका चार्ज कितना है, Q by 2. So total charge will be Q plus Q by 2. Q plus Q by 2 becomes 2. LCM will be 2. So it will be 2 plus 1, that is 3Q by 2. टोटल चार्ज हुआ 3Q by 2. ये टोटल चार्ज 3Q by 2 विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन B एंड C. ओके, दैट मीन्स ये कितने पार्ट में बटेगा, 2 पार्ट में. सो हाफ विल गो ऑन B, हाफ विल गो ऑन C. सो 3Q by 2 उसका हाफ करना. सो क्या होगा, 3Q by 4. इनके ऊपर भी कितना में आ जाएगा, 3Q by 4. 3Q by 2 उसका हाफ करते हैं. ओके, सो now B and C both will have charges 3Q by 4, 3Q by 4. Why they are equally distributed? Because B and C are also identical. Identical होते हैं तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये दिमाग में रखना है. ओके, सो अब हो गया. okay. अब क्या करते हैं, C को यहाँ से भी रिमूव कर दिया. अब बचा कौन, A एंड B. और इनको कितने सेपरेशन पर रखना है, ओरिजिनल सेपरेशन पर ही हमें रखना है. ओके, सो ओरिजिनल सेपरेशन कितना था, 0.5 मीटर. राइट, देन व्हाट विल बी द फोर्स दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, सो अब ये सारा भूल जाना है. अब सिंपली हमारे पास क्या है, 2 स्फीयर है. ए हैविंग चार्ज, दिखता है अच्छी तरह से, स्फीयर ए हैविंग चार्ज Q by 2, स्फीयर B having charge 3Q by 4, and they are separated by distance r. Then what is the force? Again we can use Coulomb's law. So F is equals to K QA dash. QA dash means new charge on A, QB dash new charge on B upon r square. K QA dash कितना है, QA by rather Q by 2, QB dash कितना है, 3Q by 4. Separation is r square. So it becomes KQ square, 3KQ square upon 4 to the 8 r square. Okay, अब क्या करनी है, simply we have to put the values of K, Q and r. Okay. So if we put the values, this F becomes 3 by 8, K is 9 into 10 to power 9. मैग्नीट्यूड ऑफ Q 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है. राइट, होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेपरेशन. स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है यहाँ फॉर्मूला में. देखो, K Q इंटू Q स्क्वायर हुआ, Q इंटू Q स्क्वायर हुआ. दैट्स वाई वी हैव टू पुट हियर स्क्वायर. दिस R इट इज 0.5, इसका स्क्वायर. सो फाइनल वी विल गेट 570.375 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. ओके, अब क्या करते हैं, जनरल हमारी ट्रेडिशन क्या है, डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में रखते हैं. दैट मीन्स माई डेसिमल पॉइंट शुड बी हियर. राइट, ओके, दैट मीन्स हमें कहाँ किस तरफ मूव करना है, लेफ्ट साइड.
कितने प्लेसेस मूव करनी है, 2, सो इट विल बिकम 5.7. वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, सो पावर क्या होगा, -5 + 2, सो इट विल गिव मी -3. सबको ये आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. जनरली ये मिस्टेक आप कब करोगे, एमसीक्यू में. एमसीक्यू में ये भी दिया हुआ है 5.7 × 10⁻³ और ये भी देंगे 5.7 × 10⁻⁷. कई स्टूडेंट इस लास्ट कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं. अगर आपने -5 की जगह -5 then 2 -7 कर दिया, क्या हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में तो क्या होगा, इधर +4 और -1. सो +4 आने वाले थे, आ गए -1. सो बी केयरफुल. कैसे याद रखोगे, व्हेन यू आर शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स राइट साइड, पावर इज टू बी डिक्रीज. मैंने कई बार बोला है, RD आपको याद रखना है, RD. When you are shifting decimal points towards right side, power is to be decrease. So उसका उल्टा क्या होगा, राइट साइड पर डिक्रीज कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर इंक्रीज करना है. हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर. ओके, सो पावर इज टू बी इंक्रीज. कितने प्लेसेस, जितने प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं उतने प्लेसेस, 2 शिफ्ट कर रहे हैं, देन 2, पावर इज टू बी इंक्रीज बाई 2. सो -5 इंक्रीज करना है, मीन्स ऐड करना है. -5 + 2 दैट विल गिव मी -3. ओके, देखो ये अभी स्टार्टिंग है ईयर का, तो मैं ये सब बहुत डिटेल में एवरी टाइम बताती रहती हूँ, लेकिन अब ये सब आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाना चाहिए. ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े मार्क्स देती भी है और लेती भी है, ये बात हमेशा याद रखना. ओके, सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1.13. नाउ देयर इज टर्न फॉर 1.14. Now let us start question number 14. देखो यहाँ क्या दिया है, फिगर 1.33 shows the tracks of 3 charged particles in uniform electrostatic field. So यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, सो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस वन. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस and then which particle has highest charge to mass ratio. Okay. Two things we have to find. Number 1, we have to find sign of each and every particle, right? Okay. तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये उसका ओरिजिनल पाथ था, पार्टिकल नंबर 1 ऐसे जा रहा था, अब किस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ. ओके, कोई भी चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब ये चार्ज क्या होना चाहिए, पोलैरिटी ऑफ चार्ज शुड बी नेगेटिव ओनली. देखो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स दिस शुड बी नेगेटिव. ये सेकेंड इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. ओके, ये यहाँ तक ही मेंशन का है, इट डजेंट मीन कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इट इज से ये यहाँ तक ही जाएगा, आगे आगे काफ़ी जगह पर है. सो इट इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. सो पार्टिकल नंबर 1 इज नेगेटिवली चार्ज, पार्टिकल 2 मस्ट ऑल्सो बी नेगेटिवली चार्ज. ओके, ये पार्टिकल 3 कहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. सो इट शुड बी, रदर इट मस्ट बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज. सो क्या मिला, पार्टिकल नंबर 1 and 2 आर नेगेटिवली चार्ज while particle 3 is positively charged. अब और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है कि किस आउट ऑफ दिस 3 पार्टिकल्स विच हैज़ हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो ये फिगर में से ये ऑब्जर्व कर लो, किस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हाइएस्ट है. डिफ्लेक्शन मीन्स स्ट्रेट जा रहा था, उसमें से डिफ्लेक्ट हो गया. So you can see here particle 3 has highest deflection. Okay, इतना नोटिस कर लो पहले, particle 3 has highest deflection. अब तो हम समझते हैं how to find the magnitude. Okay, so यहाँ पर है sign of the charges.
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 1 and 2 आर नेगेटिवली चार्ज वाइल 3 इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, अब ये जो फाइंड करना है उसके लिए तो पहले हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस। ओके, सो now acceleration along y-axis or y direction is equal to, how can we find acceleration, force divided by mass। okay, a equal to f by m, कितना फोर्स लगेगा, f is equals to qe डिवाइड बाय m, इतना एक्सेलरेशन। अब ये पार्टिकल है y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन। सो कितना ट्रैवल करते हैं, वाई डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करेंगे, जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना। सो आई कैन से दैट नाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द वाई डायरेक्शन, दैट इज डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन इज, I can use equation of motion. Equation of motion says that d equal to or y equal to v0t plus half at square, right? y equal to v0t plus half at square. v0 कितना हम कंसिडर कर सकते हैं, v0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। वी हैव क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है लेकिन ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है। देन डिफ्लेक्शन विल बी हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दो, ए हमने आगे लिया था क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। सो डिफ्लेक्शन इज हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। आउट ऑफ दिस 2 इज कॉन्स्टेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, टाइम टी में कितना डिफ्लेक्शन होता है, सो हम टी भी कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। सो व्हाट कैन आई से, द डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन क्यू बाई एम। सिर्फ ये दोनों सभी पार्टिकल के लिए अलग अलग होंगे, सबका चार्ज अलग अलग होगा, सबका मास अलग अलग होगा। सो डिफ्लेक्शन विल बी और डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, और आई कैन से दैट Q by m is proportional to deflection. So जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है उसका Q by m ज़्यादा है। Q means चार्ज, m means मास। आपको पूछा है किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम है, सो जिसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है उसका ये रेशियो मैक्सिमम है। हमने फिगर में देखा था किसका था, पार्टिकल 3 वॉज हैविंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दैट्स वाई Q by m फॉर पार्टिकल 3 इज मैक्सिमम, राइट। ये सब क्वेश्चन, ये लोग आपका कंसेप्चुअली आप कितने स्ट्रांग है ये देखने के लिए ऐसे क्वेश्चन रखते हैं, और अभी प्रैक्टिस में आप सब ये करोगे तो आपके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट कौन सा था 14। अब देखना है 1.15। Now 1.15, it says that consider a uniform electric field E equal to 3 into 10 to power 3 I cap Newton per coulomb. A. What is the total flux? What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? And second thing, what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis? Okay, so अब क्वेश्चन आ रहा है फ्लक्स के। सो लेट अस रिकॉल द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। phi is equals to E dot A, और आई कैन से ई ए कॉस थीटा। ओके, पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equals to E dot A, that is equal to EA cos theta, where theta is angle between vector E and vector A। और क्या बात रखनी है याद में, याद vector A, that means direction of area vector is always perpendicular to the surface। okay, and Gauss law क्या कहता है, phi net is equals to Q enclosed upon epsilon naught। So we have to remember it like this, phi naught is equals to, or rather phi net is equals to EA cos theta equal to
Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये आगे के न्यूमेरिकल्स में भी हमें यूज़ करना है। ओके, सो अब क्वेश्चन समझते हैं। एक रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा 1.15। एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप सेज दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। I cap is the unit vector along positive axis. So E is along positive x axis. Okay. Then वहाँ एक स्क्वायर रखा है, स्क्वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सो इसका एरिया कितना होगा, L स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, अब पहला क्वेश्चन में पूछा है पार्ट ए में, द स्क्वायर इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन। देखो सिचुएशन इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, यहाँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस तरह से। ओके, हमारे पास एक प्लेन है जो हमने वाई जेड में रखा है, ये वाई जेड, सो दिस इज द प्लेन, राइट, स्क्वायर है ये। उसका एरिया हमने निकाला, दिस कम्स आउट टू बी 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड फ्लक्स लिंक विद दिस प्लेन। ओके, फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर A। हमने क्या देखा, E कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ आ रहा है। ओके, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द फिगर, यहाँ। ओके, ये प्लेन यहाँ रखा है, उसका एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो सरफेस कहाँ है, वाई जेड में है, सो उसका परपेंडिकुलर कौन सा बचा, एक्स। So perpendicular is along x-axis. Electric field is along x-axis. Area vector is also along x-axis. That means E and A. This cap gives you direction of electric field. This pen gives you direction of area vector. So both are parallel to each other. Both are along x-axis. So as they are parallel to each other, theta will be 0. Okay. समझ में आ रहा है ना। अब क्या देखते हैं, देखो क्या हुआ, स्क्वायर इज इन वाई जेड प्लेन, हेंस इट्स एरिया वेक्टर विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। क्या याद रखना है, जो प्लेन है वाई जेड, दो कोऑर्डिनेट्स प्लेन दिखाते हैं, सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज द थर्ड कोऑर्डिनेट। वाई एंड जेड आ गया, थर्ड कौन सा बचा, एक्स। So area vector will be along x-axis. So I can say that vector A equal to 100 into 10⁻⁴, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। ओके, x एक्सिस मेंशन करने के लिए यूनिट वेक्टर रख दिया है, दैट इज आई कैप मीटर स्क्वायर। ओके, क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। सो वी नो दैट फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, मैग्नीट्यूड रख दो, E का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10⁻3, A का मैग्नीट्यूड 100 इंटू 10⁻⁴ cos थीटा। हमने अभी देखा कि E एंड A आर पैरेलल, सो थीटा विल बी 0। cos 0 की वैल्यू कितनी मिलती है, 1। सो इट विल बी 3 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1, दैट विल गिव मी 35। व्हाट इज यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस square plate when it is placed along YZ plane, it will be 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, अब सेकेंड पार्ट में क्या बताया कि यहाँ हमने एरिया वेक्टर पैरेलल आए इस तरह से रखा है। अगर हम प्लेन इस तरह से रखें कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ई बिकम्स 60 डिग्री, दिस इज क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इफ theta becomes 60 degree, then what will be the flux? Okay, very easy. So now here in second part, theta equal to 60 degree, so phi will be EA cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी मिलती है, 1/2। so if we put the value, we will get flux equal to 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। okay, so
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15. नाउ वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 16. Question 16. It says that what is the net flux of uniform electric field of exercise 1.15? That means यही electric field लेना है 3 into 10 raised to 3 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to coordinates plane. Okay. So हमें क्या देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस. कितना मैग्नीट्यूड वाला, 3 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम. मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन दी है. उस फील्ड में हम एक क्यूब रख देते हैं. ओके, व्हाट इज गिवन, साइड ऑफ द क्यूब इज 20 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब. ये एक क्यूब है. ओके, now this cube is placed in electric field. Our electric field is along x-axis. हम लोग ये पेन gives you direction of electric field. Okay. यहाँ हमने क्या रखा, क्यूब रखा है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में. Now what is the flux linked with this cube that we have to find. तो क्या होगा, फील्ड लाइन्स यहाँ से एंटर होगी. सो वी कैन से दैट फ्लक्स इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड. जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर हो रहा है वही फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है. ओके, बिकॉज एरिया ऑफ दिस साइड एंड एरिया ऑफ दिस साइड आर सेम. सो एज एरिया इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज सेम, ई एंड एंगल कितना होगा. सी यहाँ it is coming outward, area vector is coming outward, electric field is going inside. So here flux will, angle will be 180 degree, flux will be negative. Here area vector is coming outside, electric field is also coming outside, so angle will be 0. Magnitude is same but sign is opposite. So we can say that net flux of these two is 0. Okay, इस surface के लिए क्या होगा, area vector ऊपर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है. सो एंगल बिटवीन ई एंड ए विल बी 90 डिग्री. एज एंगल इज 90 डिग्री, फ्लक्स विल बी 0. नीचे के लिए भी यही होगा, दिस साइड एंड दिस साइड. सो आउट ऑफ 6 फेसेस 4 फेसेस का है फ्लक्स कितना होगा, 0. और ये दोनों साइड वाली फेसेस है उसका फ्लक्स इक्वल होगा, बट वन विल बी पॉजिटिव, वन विल बी नेगेटिव. और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है. सो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब इज 0. ये एक तरफ से सोचने वाली बात है. गॉस लॉ बहुत सिंपल कर देगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब इज 0, hence net flux is 0. It like this, net flux linked with the cube is 0 because same amount of flux is entering and leaving the opposite faces of the cube which are parallel to YZ plane. So they will cancel each other, and for other faces E is perpendicular to A, so flux will be 0. Or in simplified way we can say that charge enclosed by the cube is 0, net flux linked with the cube is 0. This will be easy for you to remember and to write. So you can go for this. Okay, ये दूसरी मेथड भी मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको दिखाई है. You can write this one only, right? Well, now we have to solve question number 17 जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. Question says that careful measurement of electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to 3 Newton meter square per coulomb. Then what is the net charge inside the box? Flux दिया है, charge find करना है. Second, if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? So पहला पार्ट करते हैं.
क्या दिया है? नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज गिवन। कितना है? फाई नेट इज 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यू हैव टू फाइंड क्यू एनक्लोज। वेरी सिंपल, अभी फॉर्मूला रिवाइज की थी। फाई नेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू एनक्लोज इज एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई नेट। Once again put the values, you will get it is 0.07 माइक्रो कूलम। ओके, मिल गया फ्लक्स। ओके, अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? इफ flux is 0. If flux is 0, then can we say that Q enclosed must be 0? Okay? So, हम क्या कर सकते हैं? फ्लक्स 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ? नेट चार्ज 0 होना चाहिए। ओके, नेट चार्ज 0 है, इट डजेंट मीन कि चार्ज 0 है। ऐसा पॉसिबल है कि +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम रख दिया, देन क्या होगा? नेट चार्ज विल बी 0 एंड फ्लक्स इज 0। सो पूछा क्या है कि फ्लक्स 0 है, इज इट कंपल्सरी दैट नो चार्ज इज देयर? ओके, सो वी कैन से दैट it is not compulsory, or we cannot say that charge enclosed by the sphere is 0. We can say that net charge inside the sphere is, or net charge inside the cube is 0. So यहाँ मैंने लिखा है if the net outward flux through the box were 0, we cannot say that there are no charges. Okay, charges can be there, but its net value will be 0. We can only say that net charge is 0. Okay, net means पॉजिटिव नेगेटिव सबको कंबाइन करके जो नेट मिल रहा है वो 0 होगा। चार्ज अंदर बिल्कुल ही नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते, बट नेट चार्ज 0 है, दैट इज कंफर्म। इफ फ्लक्स इज 0 देन नेट चार्ज इज ऑल्सो 0। ओके, सो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। वंस अगेन मैं आप सबको बोल रही हूँ, आज का सेशन में जो किया वह मेथड आपको कंफर्टेबल है, या आपके सामने पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करो ये मेथड आपको कंफर्टेबल है, आपको मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल ये बोलना है। ओके,